काफ़ी हल्की हल्की गर्म है और आई होप ये कॉन्वर्सेशन भी उतनी ल्यूक वार्म रहे. बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए और एकदम ठंडी भी नहीं. I am in conversation today with Hilal Ahmed. He has written a brand new book called A Brief History of the Present. This book is basically about Muslims in new media. न्यू इंडिया. ये रही न्यू इंडिया. Oh my God! ये क्या हो सकता है? Muslims in new India. काफी वर्ड प्ले हो गया रैंडमली. मैंने सोचा नहीं था. बट लाइव. हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है. हम लोग अच्छा, बढ़िया ऐसे कर इसको सकते करेंगे. अच्छा. बट ये वर्ड प्ले से ही गलती से निकल गया. लेकिन क्या do you blame the media for also painting Muslims in a different imagery or in a different color? Because कई बार public domain में not only media but popular political figures from left, from right, from every political class ने कभी ना कभी मुस्लिम्स को एज अ वोट बैंक भी यूज किया है और वही शायद अपनी किताब में भी एड्रेस करने की कोशिश की है. उसके साथ साथ बहुत सारे और भी लेयर्स की आपने बात की है. नहीं, देखिए, मेरा जो पर्पस था वो ये था कि बेसिकली आई एम ए ट्रेन्ड एकेडमिक and I have been working on Indian democracy, Muslim politics and politics of symbol for over 30 years. So this is not something that I have written out of emotions. It is my work. It is an outcome of a process which has its own history. तो ये आपने सिर्फ इसलिए नहीं लिखा है because you are born into a Muslim family and you identify as a Muslim. But this is more of a research driven work. Absolutely. ठीक है. तो एक तो ये है और that's the reason why in the first part of the book I have tried to make an argument that I am also coming from a Muslim background and I am working on Muslim. So what are the challenges, what are the advantages I had while working on this book? ठीक है. And what would be the principal position on this? ठीक है. मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों पर रिसर्च कर रहा हूँ, तो या तो मैं अपना हाथ उठाकर कहूँ कि मैं मुसलमानों का नुमाइंदा हूँ, जो मैं नहीं चाहता. ठीक है. या फिर मैं ये कहूँ कि नहीं, ये बिल्कुल साइंटिफिक है, ये भी मैं नहीं चाहता. ठीक है. मैं एक अलग किस्म की इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स कर रहा हूँ. ठीक है. और इस इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स के 3 एस्पेक्ट्स हैं. पहला एस्पेक्ट ये है कि, और ये सभी के लिए ज़रूरी है, ठीक है, दैट वी मस्ट हैव अ प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम the communities which we work on, whether we are coming from that community or not. For example, I am working on Muslim, so I should make a distinction, a principal distance from them, so that I can be in a position to make critical assessment of what is happening or inside the community, what are the good things, what are the bad things, etc. ताकि कोई भी बायस बीच में ना आए. बायस बीच में ना आए. ठीक है. एक दूसरी बात ये कि एज एन ऑथर दिस इज़ माई ड्यूटी टू टेल माई रीडर व्हाट वाज द रिसर्च प्रोसेस. मैं ये बताऊं कि मैं कहाँ गया, किससे बात की, एटसेट्रा. और ये बिल्कुल इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. थर्ड थिंग इज़ दैट आई शुड ऑल्सो मेक इट क्लियर दैट द आर्ग्यूमेंट आई एम मेकिंग इन दिस बुक आर टेंटेटिव एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक. आई एम नॉट सेइंग दैट आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग कॉल्ड फाइनल ट्रूथ. ऐसा नहीं क्योंकि है, ये इवॉल्विंग ट्रूथ है. इवॉल्विंग ट्रूथ है और हर ट्रूथ जो है वो इवॉल्विंग ट्रूथ है. तो इसलिए मेरी जो बात है यहाँ पर वो इतनी है. तो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो किताब लिखी गई वो 10 महीने पहले लिखी गई. 10 महीने में भारतीय राजनीति बिल्कुल बदल चुकी है ना. तब विपक्ष इतना मजबूत नहीं था, आज है. तो बहुत सारी ऐसी बातें इसमें लिखी गई जो उस ज़माने में हो रही थी और जिनको कि मैंने महसूस किया और उनको लिख दिया, उनको एनालाइज करके लिख दिया. सो I am not here to defend what I wrote 10 months ago. So that's why I would say that these 3 things: a principal distance from the communities you work on, second, the transparency of research process, third, the tentativeness of your argument, would make your study more meaningful, and it will contribute to the reader in such a way that he or she can extract his or her answer by reading it. तो ये पर्पस है कि आप अपने मतलब निकालिए. तो ये हमने एक डिस्क्लेमर दे दिया इस पूरे कॉन्वर्सेशन के पहले. हाँ, कि ये चीजें हैं. Absolutely. ये फाउंडेशन है. इसके ऊपर जो भी कॉन्वर्सेशन और ये इसमें एक और बात है, वो ये कि ये जो किताब है, दिस इज़ बेस्ड ऑन माई ओन रिसर्च. उसमें सर्वे भी है, उसमें एथनोग्राफी भी है, उसमें इंटरव्यूज़ भी हैं, उसमें डिस्कोर्स एनालिसिस है स्पीचेस का, पॉलिटिकल स्पीचेस का. तो ये मेरे सोर्सेज हैं. ठीक है. और इन सोर्सेज से मैंने एक आर्ग्यूमेंट डेवलप करने की कोशिश की है
ताकि ये हर किसी की समझ में आ सके। और अगर उसको और डाउट ये है, हाइपोथेटिकल नहीं है, फैक्ट नहीं नहीं बिल्कुल फैक्ट, इट्स हार्डकोर फैक्ट। और अगर किसी को समझ ना आए तो उसमें रेफरेंसेस हैं, वो जाकर वो भी खुद देख सकता देख है। सकता है। ठीक है, वापस से मेरे पहले सवाल पे आते हैं, उसके बाद आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक। क्या जो मेरे से वर्ड प्ले हुआ मुस्लिम्स इन न्यू मीडिया, लेकिन किताब है मुस्लिम्स इन न्यू इंडिया, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू थिंग्स? डू यू थिंक जो एक पॉपुलर बिलीफ एक मुस्लिम कम्युनिटीज कई बार बोलती हैं कि मीडिया ने उनकी इमेज को एक अलग तरीके से टेंट कर दिया है, डू यू अग्री टू दैट स्टेटमेंट? इफ यस, व्हाई सो? इफ नॉट, व्हाई सो? नहीं, it's not a simple question. इट्स अ ग्रे एरिया। No, it's a complicated question. Okay. And you know, whatsoever is shown in media is also coming out from society. We cannot blame entirely that media is actually tainted Muslim image in this way. So what is the Muslim image? That's the question. True. In public domain, and when I'm saying public domain, I would say historically, ठीक है। there are two Muslim images which are actually there, and which various meanings of these images are always prevalent in our discussions. ठीक है। One image is that of a ruling class, ओके। high culture, ruling class, Mughal era, etc. ठीक है। So that's the one dominant image. ठीक है। The second dominant image is very negative: poor, marginalized, terrorist, etc., etc. So therefore, in our own imagination, Muslim communities do not come directly in one way. They are conflicting manner in which we assume Muslimness. इसीलिए मीडिया में ये दोनों इमेजेस चलती रहती हैं। एक तरफ एक इमेज ये चली आती है कि मुसलमान तो रूलर थे, और देखिए उनका खाना कितना अच्छा होता है, देखिए उनकी ज़बान कितनी अच्छी होती है, देखिए उनका कल्चर इतना अच्छा होता है। और दूसरी इमेज ये चलती रहती है कि साले गंदे होते हैं, 4 शादियाँ, 16 बच्चे, और ये देश की समस्या बन रहे हैं। ये दोनों इमेजिनेशन हैं और दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है। और दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। तो इसमें मीडिया क्या कर लेगा? ये दोनों इमेजिनेशन तो समाज में मौजूद हैं। और समाज में क्यों मौजूद हैं? समाज में इसलिए मौजूद हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फेलियर्स ऑफ आर सेकुलर डिस्कोर्स। आर सेकुलरिज्म did not pay attention to the complex ways in which a community becomes a community. ओके। It would talk about Hindu-Muslim unity as if there is only one Hindu or one Muslim community exists in India. No, that is not true. ट्रू, सही There बात है। are variety of Muslim and Hindu communities living in India. सही बात है। Therefore, assuming Hindu-Muslim bhai, it's very good thing, and I would always adhere to this. But what kind of bhai? Which Hindu-Muslim we are talking about as bhai? एक तरफ अगर मान लीजिए शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन गले मिले तो भी हिंदू मुस्लिम भाई होंगे। सही बात है। और एक रिक्शा वाला जो मुसलमान है और एक रिक्शा वाला जो हिंदू है वो गले मिले तो वो भी हिंदू मुस्लिम भाई होगा। लेकिन उन दोनों के मिलने में बहुत अंतर है, इसलिए जो इमेजेस हैं वो कहीं ना कहीं पर रहती हैं। अमिताभ बच्चन ने ईद की मुबारकबाद नहीं दी तो ये समस्या हो गई, लोगों ने ट्विटर और इसके ऊपर काफ़ी हंगामा किया, लोगों ने लिखा भी है ना। वो एक मुस्लिम इमेज को परपैचुएट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी आम जो सेकुलरिज्म का जो प्रॉब्लम था वो आम जिंदगी में जिस तरह लोग मिलते हैं और उनके बीच में जो भाईचारे होते हैं, जो सबॉल्टन भाईचारे हैं, उनका सेकुलरिज्म कहीं ना कहीं पर कमज़ोर रहा। वो हमारी हिंदी फिल्मों में तो बहुत बढ़िया से आया लेकिन और वो हमारी जिंदगी में होता है। सही बात है, होता है वो हमारी जिंदगी में होता है, लेकिन वो प्रोपगेट नहीं हो पाया पब्लिक इमेज। क्यों? क्योंकि दोनों डोमिनेंट इमेजेस हैं और ये दोनों ही सरवाइव कर रही हैं। इस चीज को अगर किसी ने बहुत बारीकी और से दोनों समझा, एक्सट्रीम्स हैं, राइट? दोनों एक्सट्रीम्स, एक शाहरुख खान है और एक रिक्शा वाला है, उसके बीच का किसी ने कभी बताया ही नहीं। इस चीज को अगर किसी ने भारत में समझा, इसीलिए कहा जाता है कि गांधी क्यों प्रासंगिक हैं। वो रेलिवेंट इसलिए हैं कि उन्होंने इस चीज़ को समझा और इतना अच्छी तरह समझा। गांधी एक जगह लिखते हैं कि कितना ही अच्छा हो कि मुसलमान जो हैं उनके ऊपर से ये इतिहास का बोझ हटा दिया जाए। इतिहास का बोझ मुसलमान को ढोना पड़ता है। जैसे मुझे आप कहो बाबर की औलाद, कोई रिश्ता नहीं मेरा बाबर से। आप मुसलमान होने की वजह से मुझे कहो बाबर की औलाद। आप ये कहो कि औरंगज़ेब जो था वो कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ता था, तो मैं क्यों ओन करूँगा? हाँ भाई, मैं या मेरे वंशज या मेरे परिवार का कोई भी आदमी
बाबरी मस्जिद बनाने या ढाने उसमें उसका कोई रोल नहीं था। सही बात। तो आपने बाबरी मस्जिद, औरंगज़ेब, ये मेरे ऊपर कहीं ना कहीं पर इम्पोज कर दिए हैं। तो एक खेमा ये कहता है कि मैंने तोड़ा है, दूसरा खेमा ये कहता है कि बाबर इतना बुरा आदमी नहीं था या औरंगज़ेब इतना बुरा आदमी नहीं था। इन दोनों में आम हिंदू और आम मुसलमान नहीं है। एक टीवी डिस्कशन मुझे याद आ रहा है कि मैं बैठा था और एक आरएसएस के थे, तो उन्होंने ये कहा कि जब तक मुस्लिम समाज आगे आकर ये ना कह दे कि ये 3 मस्जिदें दे देंगे, तब तक ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं रुकेगा। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपके हिसाब से समाज का मतलब व्यक्ति तो होता है ना? मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हैं, मैं कहता हूँ तीनों मस्जिदें ले लीजिए आप, और आप एग्री हो जाइए, तो क्या ये हमारे दोनों के बीच के से मसला हल हो जाएगा, बाबरी मस्जिद का या ज्ञान वापी का, या मतलब नहीं होगा। तो इसमें आपने क्या किया, आपने विमर्श के स्तर पर, डिस्कोर्स के लेवल पर आपने हिंदू मुसलमान किया, लेकिन जब वास्तविकताएं आईं, जब वास्तविकताओं में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को मिलकर झगड़ा सुलझाने की बात आती है, जो कि बिल्कुल लोकल होता है, वहाँ पर आप उसके लिए आपके पास ना हमारे समाज में, ना हमारी राजनीति में और ना हमारे मीडिया में उस जो मेल जोल है उसके लिए कोई जगह है। तो ये एक बहुत बड़ा, जो आपने कहा ये हम सारा ब्लेम मीडिया पर डाल दें तो ये सही नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं पर जो हमारा विमर्श है, जो हमारा डिस्कोर्स है, सोशल डिस्कोर्स, वो जिम्मेदार है। मेक सेंस। आप किताब की स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल कवर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में जो मुसलमान हैं उनकी 2 इमेजरी है। एक इमेजरी है जो एक्सट्रीम राइट है, जो बोलता है कि मुसलमान अच्छा नहीं है, बुरा है, ये करता है, वो करता है। दूसरा साइड एक ऑपोजिशन, पॉलिटिकल ऑपोजिशन है इंडिया में, वो मुसलमान की इज्जत को बचाने में लगा है, उसके एग्जिस्टेंस को बचाने में लगा है, मतलब वो माइनॉरिटी को बचाने में लगा है, स्पेशली मुसलमान को। इस 2 एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं ना कहीं जो रियल मुसलमान है वो धूमिल होता जा रहा है, वो एकदम गायब होता जा रहा है। वाई डू यू से सो? और अगर ऐसा है तो रियल मुसलमान है कहाँ पे? नहीं, ये दोनों विमर्श जो हैं इनको हमें आज के पर्सपेक्टिव में रखकर देखना चाहिए। वो इस तरह देखना चाहिए कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि मुसलमान जो हैं वो इस देश की हर समस्या के लिए ज़िम्मेदार हैं। वो समस्या क्या है, और वो मुसलमान के पैदा होने से लेकर उसके मौत तक चलती है। मतलब मुसलमान को आपने इस तरह पेश कर दिया है कि उसका पैदा होना भी गलत है और मरना भी गलत है। कैसे? मुसलमान का बच्चा पैदा होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, वो बच्चा जो है मदरसे जाएगा तो वहाँ टेररिज्म होता है, वो बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो स्कूल कम है, इसका मतलब स्कूल में प्रेशर बढ़ रहा है। और कहीं अगर उसने यूपीएससी की तैयारी कर ली तो अब ये भी कहा जाने लगा है कि यूपीएससी जिहाद भी होने लगा। अगर उसके बाद में वो फिर शादी करेगा तो फिर ट्रिपल तलाक का मसला, वो भी समाज का एक प्रॉब्लम है। उसके बाद में जब उसके बच्चे होंगे तो फिर उनकी भी शादियाँ होंगी। फिर ये करते करते वो एक शादियां तो करते नहीं, वो चार एक 4 ही करेगा, और फिर करते करते वो मर जाएगा। अब वो मर जाएगा तब भी समस्या है। समस्या ये है मरने के बाद कि भाई हम तो जला देते हैं, अब उसको जो है वो 6 फुट की जगह और चाहिए, तो इसका मतलब कब्रिस्तानों पर प्रेशर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान का पैदा होना भी गलत है और मरना भी गलत है। तो एक तरफ तो ये विमर्श चल रहा है जिसमें मुसलमान की हर एक चीज़ परेशानी है। दूसरा विमर्श जो है वो जिसके लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है, जो भारत का लिबरल विमर्श है, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो रेडिकली इस बात का विरोध कर रहा है कि आप जिस तरह से मुसलमान को पेश कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है। लेकिन वहाँ मेरी समस्या दूसरी है। मेरा ये कहना है कि जो मुस्लिम विक्टिमहुड है, हम बार बार ये कहते हैं कि मुसलमान बेचारा है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि कोई एक मुस्लिम समुदाय नहीं है। और ये भी कहना गलत है कि बीजेपी या बीजेपी ही कहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कि अब बीजेपी की कोई रुचि मुसलमानों में नहीं है। एक ख़ास तरह का मुसलमान उसको समर्थन भी करता है। हमारा अपना सर्वेक्षण ये बताता है, मैंने इस पर लिखा भी है, कि इस बार के इलेक्शन में जब खुला हिंदू मुसलमान हुआ तब भी 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दे दिया। तो अगर ये ऐसा है तो मामला थोड़ा जटिल है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि तमाम मुसलमान जो हैं वो बीजेपी के विरोधी हैं और बीजेपी पूरी तरह से मुसलमानों के विरोधी है, कहीं कुछ घालमेल है। ठीक है। तो ये इस घालमेल को समझने की एक छोटी सी कोशिश है। ठीक है। मैं बिल्कुल ये और मैंने ये ऐसे ये कहा कि जो वर्ग अपने आप को उदारवादी कहता है, जो अपने आप को लिबरल कहता है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ये जो व्यवस्था है आज की, जो सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप किया बीजेपी ने 2014 के बाद,
जब तक हम उसकी जटिलताओं को, उसको नुआंसेस को नहीं जानेंगे, वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, एंड इट विल बिकम like an enigma in which various processes are going on, and we are just focusing only one process, that is anti-Muslimism. Anti-Muslimism एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन बीजेपी ने उसके साथ साथ में बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें की हैं, जैसे राज्य का स्वरूप बदल गया, स्टेट, द नेचर ऑफ स्टेट हैज़ चेंज्ड. दिस इज द स्टेट विच आई कॉल्ड चैरिटेबल स्टेट. ओके. और इस वक्त में भारत की सबसे बड़ी जो बहस का मुद्दा है वो है उसका क्लास, वर्ग. आर्थिक सेंस में, इकोनॉमिक सेंस में जो अमीर और गरीब की खाई है वो भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है आज. ठीक है. उस मुद्दे को कहीं ना कहीं ध्यान हटाने के लिए हम हिंदू मुस्लिम करते हैं. इसीलिए जो मेरा जो आग्रह है अपने लिबरल दोस्तों से वो ये है कि हम जब भी मुसलमान की बात करें तो इन प्रक्रियाओं को बहुत ध्यान से देखें और राज्य को देखें, स्टेट को बहुत ध्यान से देखें. हम ये भी इस बात का भी ध्यान दें कि वो राज्य आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, बीजेपी को ऐसी क्या ज़रूरत है कि वो एंटी मुस्लिम रेटरिक पर चली गई इस बार इलेक्शन में, ये चली जाती है, ऐसा क्यों है, और वो कौन से. और इसीलिए मुसलमान का सवाल जो है उसको बिखरा कर देखने की ज़रूरत है. अगर हम उसको बिल्कुल ऐसा करेंगे, अब मान लीजिए ये सवाल मुझसे पूछा जाता है अक्सर कि, और ये बिल्कुल सही सवाल है, सवाल बिल्कुल गलत नहीं है कि कितने मुसलमान इस समय संसद में एमपी हैं. बिल्कुल सही बात है, वैलिड सवाल, बिल्कुल वैलिड सवाल है. मैंने इसके ऊपर बहुत लिखा है. ठीक है, पिछले 20 साल से मैं इस विषय पर रिसर्च कर रहा हूँ. ठीक है. लेकिन जब ये सवाल पब्लिक डिस्कोर्स में आता है और इसको अगर हम पलट दें और सवाल को दूसरी तरह पूछें कि ये बताइए कि अगर ऐसा है तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान की नुमाइंदगी सिर्फ मुसलमान कर सकता है? ये भी गलत बात है, सही बात है, वैलिड पॉइंट है ना. क्या आप ये कह रहे हैं कि जो हिंदू है वो सिर्फ हिंदू की नुमाइंदगी करेगा? अगर ऐसा है तो मेजोरिटेरियनिज्म, तो हम ये कह रहे हैं कि क्या हमारी संसद मेजोरिटेरियनिज्म पर है? नहीं. इसका मतलब ये कि जो ये सवाल है नुमाइंदगी का, प्रतिनिधित्व का जो सवाल है, वो सवाल थोड़ा पेचीदा है. वहाँ संसद के अंदर मुसलमान एमपी होने चाहिए. और बाय द वे मैं आपको बताऊं, संसद में जितने भी मुसलमान एमपी हैं वो पार्टी लाइन के साथ जाते हैं हमेशा. वो कभी ये नहीं कहते कि मैं मुसलमान के लिए, मैं एज ए मुस्लिम यहाँ पर हूँ. यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी भी ये नहीं कहते. वो ये कहते हैं कि मैं एक ख़ास क्षेत्र से आया हूँ जहाँ पर की आबादी का मैं नुमाइंदा हूँ. ये कम से कम 5 बार ओवैसी ने कहा है और वो लगातार ये बात भी असर्ट करते हैं. तो इसका मतलब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संसद में मुस्लिम एमपीज़ नहीं होने चाहिए. बिल्कुल. मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो मुस्लिम एमपी होंगे वो किन आधारों पर होने चाहिए. हम यहाँ कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज टिकट नहीं देती उनको. इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं ना, इसी को रिसर्च कहा जाता है. हमारी बातचीत में सच्चर कमीशन ने ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है मुसलमानों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देती, और बीजेपी तो बिल्कुल नहीं देती. बीजेपी ने नहीं दिया, सिर्फ एक आदमी को दिया था केरल से लड़ने के लिए. अगर ऐसा है तो सवाल पॉलिटिकल पार्टी से पूछना चाहिए कि भाई टिकट तो बाद में आता है, पहले आप ये बताइए कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको एकोमोडेट करने के लिए आपका मैकेनिज्म क्या है अपनी पार्टी के भीतर. कोई प्रकोष्ठ होगा. और वहाँ पर एमपी टिकट तो बहुत बात की बात है, बहुत बात की बात है. आप जो है वो म्यूनसिपैलिटी के लेवल पर कितना टिकट देते हैं, आप विधानसभा में, फिर आप एमपी पर आइए और आप बताइए कि आपका मेथड क्या है, आपकी प्रक्रिया क्या है जिसके ज़रिए आप इंडक्ट करें मुसलमानों को पॉलिटिकल पार्टीज़ में. हमने आज तक ये सवाल नहीं पूछा. जब तक ये सवाल नहीं पूछेंगे तो वो गिनती जो हम गिन रहे हैं ऊपर, वो मीनिंगलेस होगा. तो इसीलिए जो हमें, जब हम, और ये जो आलोचना है जो मैंने कहा ये 2 धड़े हैं, इसमें एक तीसरा धड़ा भी है, वो जिसको मैं कहता हूँ पॉलिटिकल क्लास. ठीक है. पॉलिटिकल क्लास का मतलब होता है उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं. और वो जो पॉलिटिकल क्लास, अब ये सुनने में बड़ा ये लगता है, ऐसा अक्सर हम बातचीत में कहते हैं कि नैरेटिव चाहिए नया. इस इलेक्शन से पहले भी ये बात हो रही थी. ये चीज़ क्या है नैरेटिव? नैरेटिव का मतलब हिंदी में कहूँ तो कहानी है. वो क्या कहानी क्या है? फिर कौन से नैरेटिव चाहिए, कौन सा नैरेटिव है? तो फिर पॉलिटिकल नैरेटिव क्या होता है? तो जब हम पॉलिटिकल क्लास की बात करते हैं तो हमको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज नज़र आती हैं. वो पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग अपना काम कर रही हैं, पैकेज बनाती हैं
और वो वोटर के पास में जाकर उसको लुभाने की कोशिश करती सही हैं। बात है। जब वो पैकेज बना रही होती हैं तो उनमें सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता, उनमें कंसेंसस भी होता है, ठीक है। और वो कंसेंसस वो ज़बान होती है जिसे हम नैरेटिव कहते हैं। ओके। तो इसलिए पॉलिटिक्स की जो ज़बान होती है वो एक ख़ास नैरेटिव से निकलती है जिसको डोमिनेंट नैरेटिव कहा जाता है। और Okay. वो डोमिनेंट नैरेटिव ऐसी होती है जिसके के इतर आप नहीं जा सकते, आप उसके मुखालिफ नहीं जा सकते, क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है। तो चुनाव में जो जो जिसे माहौल कहते हैं ना, माहौल बनाना, वो माहौल जब बनता है उस नैरेटिव से बनता है, डोमिनेंट नैरेटिव। ठीक है। तो अब अगर हम हिंदुस्तान में देखें तो 4 या 5 डोमिनेंट नैरेटिव्स रही हैं और वक्त के साथ बदलती रहती हैं। जैसे कि क्या क्या रही हैं? जैसे मुल्क आज़ाद हुआ, उस वक्त में जो डोमिनेंट नैरेटिव थी वो थी नेशन बिल्डिंग की, ठीक। सोशलिज्म और नेशन बिल्डिंग। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को सोशलिस्ट कहती थी, जनसंघ भी अपने आप को सोशलिस्ट कहता था। दीनदयाल उपाध्याय का एक लेख दिखा सकता हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि हम सोशलिस्ट हैं, क्योंकि सोशलिज्म बिकता था। हर पॉलिटिकल पार्टी और अपने आप को ग्लोबली सब जगह सोशलिज्म था, तो आपकी जबान से जो निकलेगा, जो जो विमर्श होगा वो सोशलिज्म होगा। हर पार्टी अपने आप को सोशलिस्ट कहती थी। मुस्लिम लीग भी अपने आप को एक बार में सोशलिस्ट कह चुकी है केरल के चुनाव में जी। तो उस सोशलिज्म के बाद जो मेन परिवर्तन आया, उसके बहुत सारे वर्जन्स रहे 60 के दशक में, लेकिन इंटरेस्टिंग जो हुआ वो हुआ 1990 में। ठीक है। 80 के बाद और 90 तब तक ये सोशलिज्म वाला जो नैरेटिव था वो थोड़ा सा ये हो गया, धुंधला हो गया और नया नैरेटिव पैदा हुआ। और वो जो नैरेटिव था वो था सेकुलरिज्म का। 1989 के चुनाव के बाद जो नया नैरेटिव डोमिनेंट आया वो सेकुलरिज्म। और वो जब जैसे ही सेकुलरिज्म का नैरेटिव आया, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने आप को सेकुलर कहना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बीजेपी ने अपने आप को सेकुलर कहा। और बीजेपी सेकुलर पार्टी है, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशन आज भी कहता है। तो ये एक दूसरा नैरेटिव आया और सारी पार्टियां, अब सारी बातचीत आपकी सेकुलरिज्म के गिर्द घूमेगी। पहले जैसे सोशलिज्म पर चल रहे हैं, अब यहाँ सेकुलरिज्म, हर पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। उसके बाद में फिर आपका एक नया विमर्श आता है, वह इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का, जो 2000 के दशक में आता है। अब हर पार्टी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की बात करती है। ये थोड़ा शॉर्ट लिव्ड रहता है और 10 साल में बदल जाता है। अब आता है 2010, जबकि नेशनलिज्म का नैरेटिव आता है, डोमिनेंट नैरेटिव। नेशनलिज्म का नैरेटिव बीजेपी नहीं लाई, वो नैरेटिव लाए हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन। निर्भया का कांड हुआ और निर्भया के कांड के बाद में हुआ एंटी करप्शन मूवमेंट, अन्ना हजारे। दोनों में पहली बार जो हमारे सिंबल्स थे, यानी जैसे झंडा, तिरंगा झंडा, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी, ये पहली बार पॉलिटिक्स के स्टूल बन गए। इससे पहले ये चीज़ें रेफरेंस पॉइंट रहती थी, लेकिन अब पहली बार लोग झंडा लेकर सड़क पर निकलने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेकर निकलने लगे। और इस तरह से कहीं ना कहीं पर ये नया नैरेटिव आ गया। बीजेपी ने इस समय में बहुत दिलचस्प काम किया। ये 2 या 3 साल का जो समय है, इसमें बीजेपी ने एक बहुत तरीके से 10-11 से लेकर 14 तक उन्होंने ये किया कि ये जो नैरेटिव था नेशनलिज्म का, इसको हिंदुत्व वाले सेंस में डिफाइन करना शुरू कर दिया। और इसका मैं श्रेय देता हूँ नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी से पहले बीजेपी जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर थोड़ी असमंजस में रहती थी। दे वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हाउ टू डील विद दिस ऑब्जेक्ट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। When Narendra Modi became the prime ministerial candidate for the party in 2013, he actually gave a new interpretation of the constitution and he said that it's a sacred book. ये तो पवित्र किताब है and we must adhere to it. तो अब क्या हुआ, जो नेशनलिज्म पहले से मौजूद था उसको हिंदुत्व की तरफ डाइवर्ट करना आसान हो गया। तो 2014 से अब तक जो नैरेटिव है, डोमिनेंट नैरेटिव, वो नैरेटिव है हिंदुत्व ड्रिवन नेशनलिज्म का। और इसीलिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ऑपरेट करना है इसी डोमिनेंट नैरेटिव के साथ, कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। इसीलिए तो सारी पार्टियों के नेता जाके आजकल मंदिरों में जाते हैं, कांवड़ियों का स्वागत करते हैं। भाई, इससे पहले कांवड़ यात्रा कोई भारत की पहली यात्रा थोड़ी ही है। तो ऐसा क्या हुआ कि नॉन बीजेपी पार्टीज वाले कूद कर आगे अपना हिंदूपन दिखाने पर क्यों तुले हुए हैं? किसने उनको कहा? क्योंकि ये पॉलिटिक्स का कंपल्शन है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। जब आप पॉलिटिक्स के कंपल्शन को नहीं छोड़ सकते
तो जो नैरेटिव बना हुआ है डोमिनेंट, आप उससे बाहर जाने के लिए आप क्या करेंगे? अब इसमें मुसलमान को आप कैसे एड्रेस करेंगे? सही बात है। तो हर पार्टी अपने आप को मुसलमान से अलग करने की कोशिश कर रही है। नॉन बीजेपी पार्टीज़ को लगता है कि कहाँ जाएंगे, वोट तो उनको हमको ही देना। और बीजेपी वाले जो हैं उनको मालूम, और वो बहुत क्लियर हैं, उन्होंने प्रोफेशनल पॉलिटिक्स दोबारा डिफाइन की है। उनका कहना ये है कि मुसलमान तो वोट देगा नहीं हमें, तो इसलिए हम अपनी नई कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट करते हैं। और जो 80-20 का नारा दिया जाता है उसको लेकर काफ़ी मेहनत की है बीजेपी ने कि 80 तो कन्वर्ट हो ही हो। हाँ, 80% वोट ऐसे हो जाए कि उसमें फिर हमें ये वोट कहीं ना कहीं पे इररिलेवेंट हो जाए। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो इररिलेवेंट नहीं हुआ। वो वोट, ये कहना आसान है कि मुसलमान के वोट को आप इररिलेवेंट कर देंगे, लेकिन ये करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए करना मुश्किल है क्योंकि हमारे चुनाव का चरित्र अलग है। हमारा चुनाव हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थोड़ी है, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज है। और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो होता है वो आपको जीतने के लिए दो काम करने पड़ते हैं। एक काम करना पड़ता है आपको कि आपको, मुझे आपसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, चाहे मुझे एक वोट मिले लेकिन मैं जीत जाऊंगा, एक वोट भी। हाँ, तो मुझे अपना विनिंग कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, इस तरह बनाना है कि आपका विनिंग कॉन्फ़िगरेशन कमज़ोर हो जाए। सही बात है। तो मैं ऐसे जोड़ तोड़ करूंगा। तो इसलिए बहुत सारी मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने ये देखा कि वहाँ पर जातिगत समीकरणों को बड़ा दिलचस्पी से खेला जाता है। मुसलमानों के बीच में भी जातियाँ होती हैं, उनको वो जाति कॉन्फ़िगरेशन खेले जाते हैं इस तरह से कि ये डमी कैंडिडेट खड़ा कर देना। जैसे मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता हूँ पटपड़गंज की, जब मैं वहाँ वोट डालने के लिए गया तो मैंने जब काउंट किया 28 नाम थे, उसमें से 12 या 13 नाम जो थे वो मुसलमानों के थे, और वो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही नहीं, ये जो ईस्ट दिल्ली वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो क्यों किए गए? भाई जाहिर सी बात है, उसका जो भी आदमी इस तरह का डमी कैंडिडेट होगा वो अपने साथ 100 वोट तो काटेगा। तो मैंने कहा ना, दो तरीके होंगे, चाहे मुझे एक वोट ज़्यादा मिले तो मैं आपको कमज़ोर करने के लिए, अगर मुझे मालूम है कि आपको, जैसे आप मतलब आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का अलायंस है यहाँ पर, तो मुसलमान तो उसको वोट देंगे ज़्यादातर, बीजेपी को कम वोट देंगे, तो ऐसे में मुसलमानों के और वोट बढ़ जाएं, मैं डमी कैंडिडेट खड़ा कर दूंगा। तो ये नुआंसेस हैं पॉलिटिक्स की। जब तक कि हम इन पर बात नहीं करेंगे, जो मैंने कहा, एक तो बड़ा हुआ नैरेटिव वाली बात, फिर ये प्रैक्टिकल जो चीज़ है, इस पे रिसर्च करके ही हमको कोई आर्गुमेंट देना चाहिए। ठीक है। अब ये मेरी ओपिनियन है कि देश में एकता होनी चाहिए, ये स्टुपिडिटी है मेरी नज़र में। क्योंकि कोई भी सीरियस जो पॉलिटिशियन होता है वो रेटरिक में तो कुछ भी कहे, बट ही और शी वुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, और सॉरी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट मेकिंग एनी क्लेम ऑफ दिस काइंड। मोदी जी जैसा टाइप का जो आदमी होगा, जो नेता होगा, वो सब चीज़ें जानता है, और वो रेटरिक के लेवल पर तो कुछ भी कह दे, या योगी आदित्यनाथ रेटरिक के रूप में तो कुछ भी कह दें, लेकिन जब प्रोफेशनल रियल लाइफ पॉलिटिक्स होती है, खेलने होंगे तब प्रॉपर, हाँ, तब प्रॉपर उनको पता है कहाँ हमारी वीकनेस है, कहाँ हमारी स्ट्रेंथ है। जैसे वीकनेस एक बहुत बड़ी है, सारे हिंदू कॉमनल थोड़ी हो जाते हैं, नहीं हुए, अभी भी नहीं हुए, अभी भी नहीं हुआ है ना। जो हमारा सर्वे है CSDS के सर्वेज में, और इससे चलिए, हमारा तो हिंदुस्तानी संस्था है, पीयू ने भी सर्वे किया था जिसमें ये सवाल पूछा कि भाई भारत किसका है। हिंदुस्तान में 32-33 हज़ार लोगों से ये सवाल पूछा गया कि क्या भारत सिर्फ हिंदुओं का है। 90% हिंदू कहते हैं नहीं, भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। अच्छा। हाँ, और वो सिर्फ यही नहीं कहते, तो फिर आप बताइए कि पैट्रियट होने का या देशभक्त होने की परिभाषा क्या है? कि जो व्यक्ति अपने धर्म का भी पालन करे और दूसरे धर्म की इज्जत करे। तो इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं ना कहीं पे डीप रूटेड है, आज भी हमारे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये यूनिक है मामला हिंदुस्तान का, और ये हमेशा से यूनिक था। जब आप अभी बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल नैरेटिव कैसे चेंज हुआ 1947 से, पहले सोशलिज्म आया, फिर सेक्युलरिज्म आया, फिर थोड़ा बहुत देश प्रेम आया, और चलता गया। अब क्या लगता है, क्या 24 के बाद बहुत दिलचस्प सवाल है, क्या चीजें बदलेंगी? क्योंकि अब आप जिस तरीके से विपक्ष को देख रहे हैं, आई डोंट थिंक कि उन्होंने कुछ नया क्रिएट किया है अभी तक नैरेटिव में, जितना मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं। लेकिन बीजेपी ने अपने जो नेशनलिज्म का, जो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव था, उसको टोन डाउन किया है। दैट इज फॉर श्योर, एटलीस्ट आई कैन ऑब्जर्व दैट। यू आर अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, आप शायद करेक्ट डेफिनेशन दे पाएंगे। बिल्कुल ठीक, क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ऐसा है। सही में उन्होंने टोन डाउन किया?
नहीं, टोन डाउन करने से पहले क्या नया नैरेटिव आ गया, ये सवाल हाँ है। ये है ना? देखिए, ये ऐसा होता है कि अब यहीं पे इस किताब में इस बात की चर्चा है कि नैरेटिव आगे आता कैसे है, नया नैरेटिव जो है वो पैदा कैसे होता कैसे है। होता है? सोशल प्रोसेसेस होती हैं जिनसे सोशल प्रोसेसेस कुछ चीज़ों को उपजाती हैं जिनको कि आपको आर्टिकुलेट करना होता है इंटेलेक्चुअली टू प्रोड्यूस अ पैकेज of different concept that would be used to explain political reality of different kind. This is the process. ठीक है। अब उसमें क्या हुआ है कि ये जो हिंदुत्व है, अब हम बड़े इंटरेस्टिंग मोमेंट के ऊपर हैं। पहले तो ये कि जैसे ही इलेक्शन शुरू हुआ, इलेक्शन से पहले दो ऐसी घटनाएं हुई जिन पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। पहली घटना थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसके ऊपर बहुत चर्चा नहीं हुई और वो ऐसे देखा गया है कि पॉलिटिशियन है, कांग्रेस इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। एक घटना ये थी। दूसरी घटना इससे जुड़ी हुई थी, वो ये थी कि जो सामाजिक आंदोलन थे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया। तो कांग्रेस अगर इसका क्रेडिट लेती है तो गलत लेती है, क्योंकि अगर राहुल गांधी की दोनों यात्राएं कामयाब हुई तो उसके पीछे भारत के जन आंदोलनों का योगदान है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का योगदान है। जहाँ जहाँ पर भी यात्रा गई वहाँ वहाँ के संगठनों ने आगे आकर राहुल गांधी का ये साथ दिया और उन्होंने एक बहुत दिलचस्प एक लेटर लिखा था। ये बिल्कुल, और ये फैक्चुअल है, अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। और वो ये है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, हम कांग्रेस के भी नहीं हैं, लेकिन इस समय में ये ज़रूरी है कि विपक्ष को मजबूत किया जाए। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो कि जिसका संगठन पूरे देश में है और वो इस स्थिति में हमेशा है कि वो भाजपा को एक चुनौती दे सकती है। तो इसीलिए हम अपना समर्थन दे रहे हैं। राहुल गांधी गए और उसके बाद में ये दोनों यात्राएं बेहद कामयाब रहीं। इन यात्राओं का आउटकम जो था वो था कांग्रेस का मैनिफेस्टो। अगर आप मुझसे पूछें कि पिछले 20 सालों में कोई पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊं जो सिग्निफिकेंट हो, जो कि जिसने बहुत कुछ बदल दिया हो, वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है इस बार का। ओके, 2024 क्या आपको इतना डिफरेंस लगा? सबसे पहली बात तो ये जो नैरेटिव वाली, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि वो नैरेटिव वाली जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ एक हवा में लिखा गया नैरेटिव वो नहीं था मैनिफेस्टो। राहुल गांधी गए हैं, बात की है, जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिन्होंने कि उन इंटरेक्शंस को एक्यूमुलेट किया और उसके बेसिस पर एक ऐसा मैनिफेस्टो प्रिपेयर किया जो सब चीज़ों को कवर करे और इस तरह से कवर करे कि वो सिर्फ बीजेपी का जवाब देने के लिए नहीं है, बल्कि वो कंस्ट्रक्टिव रिजॉल्व के ऊपर है। इसीलिए जो नया विमर्श बना वो न्याय का विमर्श है। जो नया नैरेटिव है वो जस्टिस का नैरेटिव है, और वो जस्टिस का नैरेटिव सोशल जस्टिस का 1990 वाला नैरेटिव नहीं है। ये नैरेटिव है जिसमें कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी दोनों को जोड़ा जा रहा है। ये बहुत बीजेपी क्यों अनकंफर्टेबल हो गई जैसे ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, तो स्पेशली नरेंद्र मोदी, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में जैसे मैंने कहा कि जो स्टेट है जिसको मैं चैरिटेबल स्टेट कहता हूँ, वो स्टेट फंक्शन कर रहा था और नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस्टेब्लिशमेंट को पूरा यकीन था कि ये कंटिन्यू करेगा और ये बहुत इसके ऊपर हमें वोट मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही ये आया मैनिफेस्टो तो दे बिकेम हाईली अनकंफर्टेबल। अब इसमें ऐसा क्या था, पहली बात तो जैसे इसमें एक तो जो है ना, जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो में कही गई है, अब उस पर बहुत कुछ काम इन लोगों ने नहीं किया है। ये मेरा इनसे ये है गिला शिकवा कह लीजिए, या मुझे लगता है कि जो मैं कहता हूँ कि दोनों तरफ क्यों प्रॉब्लम्स हैं। इनका मेरा प्रॉब्लम जो है कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम है। ओके, वो इसलिए है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी, जो आपका सवाल भी है कि ऐसा क्या है इसमें, तो एक तो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो ये कहती है कि वर्क, वेलफेयर, वेल्थ, इन तीनों में हमें समायोजन करना है। ठीक है, तीनों के बगैर काम नहीं चलेगा। वर्क यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना पड़ेगा, वेलफेयर यानी हमें लोगों तक, जो सबसे नीचे का तबका है उस तक पहुंचना पड़ेगा और सही तबके तक पहुंचना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं अगर यादव हूँ तो मैं बस अपनी कम्युनिटी को करता हूँ और ज़िंदगी भर में जो है वो डाउन टू डाउन बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तीसरी बात वेल्थ, बिना वेल्थ जनरेशन के तो काम होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं पर हमको इस तरह से हार्मोनाइज करना पड़ेगा रिलेशनशिप के प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर
और वर्कफोर्स के बीच में तारतम्यता बनी रहे। ये रिमार्केबल थी चीज़, क्योंकि ये चीज़ बीजेपी मैनिफेस्टो में नहीं थी। तो जो न्याय का नैरेटिव था, और ये भी इसके अंदर था कि भाई जो माइनॉरिटीज़ हैं उन माइनॉरिटीज़ को भी हमें एकोमोडेट करना पड़ेगा, वो हमारी डाइवर्सिटी है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बीजेपी मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी सिर्फ एक जगह इस्तेमाल हुआ है, और वो इस्तेमाल हुआ है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। यानी आप रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इतनी बड़ी तादाद हिंदुस्तान की आप इग्नोर कर रहे हैं। कांग्रेस ने उसका जवाब दिया। ये चीज़ बीजेपी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैनिफेस्टो आया था, बल्कि पहली बार जो डोमिनेंट नैरेटिव हिंदुत्व गवर्नेंस वाला था उसको चैलेंज, उसको कोई काउंटर करने के लिए, काउंटर करने का। अब इस हड़बड़ाहट के अंदर इन्होंने 2 मूव किए 24 के इलेक्शन में। एक मूव था कि हम क्विकली ऐसा करें कि इसको हम एप्रोप्रिएट कर लें, इस जो न्याय वाली बात है इसको हम एप्रोप्रिएट कर लें। और एप्रोप्रिएट कैसे करें? ये कहना शुरू कर दें कि मुसलमानों को ज़्यादा दे दिया जाएगा या आरक्षण करेंगे, ये रिजर्वेशन की बात करेंगे, और रिजर्वेशन जो है वो एक्चुअली हिंदुओं का छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। एक तो ये कोशिश की। दूसरा, फिर इनको ये भी लगा कि ये इतना पावरफुल नैरेटिव है कि अगर हमने अपने कोर वोटर की तरफ भी ध्यान नहीं दिया बीजेपी ने, तो कहीं वो ना निकल जाए। तो इसलिए दोबारा से बेसिक्स पर चलो, हिंदू मुस्लिम करो। बट उतना टाइम बचा नहीं था। उतना टाइम नहीं बचा था। आई गेस कितना, 1.5 महीना 2 महीना। हाँ, तो जो फर्स्ट फेज के बाद ये चीज़ें बदलने लगी और उन चीज़ों का असर होने लगा। ठीक है। अच्छा, मेरा एक फंडामेंटल क्वेश्चन है बिफोर वी मूव इनटू दिस, जो मैं कई बार लोगों से पूछता भी हूँ, मतलब जब हम इलेक्शन भी कवर कर रहे थे, बातों कर रहे थे, इन जनरल लोगों से पूछता हूँ, क्या आज की डेट में जितने वोटर्स हैं, क्या वो एक्चुअली मैनिफेस्टो पढ़ते भी हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई पढ़ता भी है मैनिफेस्टो। यही तो, जो एक इतनी बड़ी चीज होती थी, मतलब जब मैं स्कूल में था, 7th में सोशल स्टडीज पढ़ाई गई होगी, धीरे धीरे बड़े हुए, तब ये टर्म बहुत पॉपुलर मीडिया में आपको सुनने मिलता था, न्यूज़पेपर में पब्लिश होते थे कि आज मैनिफेस्टो कांग्रेस ने निकाला है, समाजवादी पार्टी ने निकाला है, बीजेपी ने निकाला है, सब अलग अलग जगह के। अब लगता है ये सिर्फ एक हवाई बातें हैं, वो आ जाता है फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि भाई आपको इलेक्शन कमीशन को अपना मैनिफेस्टो सबमिट करना है, कुछ चीजें आपने बता दी हैं, उस पे काम होता है नहीं होता उसकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसको कोई पढ़ता है नहीं पढ़ता उसकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, मतलब उसका कोई चेक ही नहीं है। डू पीपल एक्चुअली केयर अबाउट मैनिफेस्टो दीस डेज, या सिर्फ सब कुछ स्पीचेस से ही हो रहा है? स्पीचेस से होता है, लेकिन यहाँ पर हमको ये बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन वो नैरेटिव वाली बात मैं पहले पूरी कर लेता हूँ ना, कि नैरेटिव वाली बात ये है कि तो ये हम उस सोशल इनजस्टिस का नैरेटिव, हाँ, तो उस वक्त में ये पहली बार अनकंफर्टेबल हो गया कि अब क्या करें इसको, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इसको आप ना तो नेशनलिज्म से रोक सकते हैं, ना आप हिंदुत्व से रोक सकते हैं। तो कांग्रेस को उसका क्रेडिट देना चाहिए, भारत जोड़ो आंदोलन और कांग्रेस की जो कमेटी थी जिसने मैनिफेस्टो प्रिपेयर किया। अब सवाल आपका बहुत वैलिड है, कोई नहीं पढ़ता, हम जैसे लोगों के अलावा कोई नहीं पढ़ता, और हमको पढ़ना पड़ता है क्योंकि हमारा काम है, क्योंकि काम है। हाँ, लेकिन मैनिफेस्टो की एक अपनी लेजिटिमेसी होती है। ठीक है, इस तरह से लेजिटिमेसी होती है। पहली बात तो ये मैनिफेस्टो का नाम कैसे बदला पिछले 30 साल में। पहले इसे मैनिफेस्टो कहा जाता था, अब हर पार्टी ने उसमें एक्सपेरिमेंट किए, ख़ास तौर से बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया। संकल्प का मतलब क्या होता है? संकल्प का मतलब ये होता है कि मैं ये कसम खाता हूँ कि ऐसा करूँगा। मैं ऐसा कोई आपको वो नहीं दे रहा कि ये मेरा संकल्प है, ये एक संकल्प मेरे लिए है, बस इसका नाम संकल्प पत्र है। मेरा संकल्प, ये संकल्प पत्र मेरे लिए है, ये मैं कर रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँगा, ज़रूरी नहीं कि मैं ऐसा करूँ। ठीक है, तो ये मैनिफेस्टो और संकल्प में फ़र्क है। ठीक है, इस चीज़ को दूसरी पार्टियों ने भी अपनाया, और कांग्रेस ने भी न्याय पत्र के नाम से अपना मैनिफेस्टो किया। मैनिफेस्टो का फंक्शन क्या होता है? मैनिफेस्टो एक तो आपके प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह को हाईलाइट करता है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है पॉलिटिकल स्पीच के लिए, एक जिसे कहते हैं उससे आप निकाल कर अपनी बात। तो मैनिफेस्टो तो कोई नहीं पढ़ता, लेकिन मैनिफेस्टो के छोटे वर्जन पैम्फलेटिंग के काम आते हैं। तो ये 3 लेवल पर होता है। ठीक है, पहला मैनिफेस्टो, दूसरा सीनियर लीडर की स्पीच, फिर तीसरा जब आप डोर टू डोर कैंपेन करते हैं तब आप उसकी जो मुख्य बात है उसे ट्रांसलेट करते हैं। शशि थरूर का बड़ा अच्छी लगी मुझे बात। शशि थरूर ने, हालांकि उनके मेन आर्ग्यूमेंट से मैं सहमत नहीं हूँ, अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले एक लेख लिखा
मेरे ख्याल से एशियन एज में या कहीं लिखा था, हिंदू में लिखा था। तो उन्होंने लिखा कि हमारा जो वोटर है वो ये जानता नहीं कॉम्प्लेक्सिटीज़ कि आखिर जो एमपी का चुनाव हो रहा है उसकी ताकत कितनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वायदे एमपी के चुनाव में उम्मीदवार कर बैठते हैं जो खुद नहीं कर सकते। जैसे एम्स, तो एम्स में अब तक स्टेट गवर्नमेंट एम्स के लिए अप्रूवल नहीं देगी तब तक तो नहीं बन पाएगा। तो फिर अब कैसे कह रहे हो एक एमपी के चुनाव में कि एम्स यहाँ बनवाएंगे। सही बात है। तो ये बात उन्होंने लिखी, मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ। तो मैनिफेस्टो क्या काम करता है कि वो बड़े वायदों को जब आप ट्रांसलेट करते हैं वोटर के पास जाकर, उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। तो इसलिए मैनिफेस्टो वाकई कोई नहीं पढ़ता, लेकिन उसके ज़रिए बहुत सारी, इसे हम आपकी ज़बान में, मीडिया की ज़बान में टॉकिंग पॉइंट कहते हैं, तो टॉकिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैनिफेस्टो का रोल तो हमेशा रहता है। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा चीज़ थी। याद रखिए 2019 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत अच्छा था, भी अच्छा था। ओके। लेकिन उसमें परेशानी क्या थी कि 2019 के मैनिफेस्टो को कांग्रेस के नेताओं ने ट्रांसलेट नहीं किया था। मतलब वो ट्रांसलेट जो होता है, जब आप डोर टू डोर कैंपेन करते हैं तो उसको पॉपुलर ट्रांसलेशन कहा जाता है। जब आप राजनीति की नई जबान गढ़ रहे होते हैं तो दे वर एक्चुअली अनेबल टू ट्रांसलेट व्हाट वाज रिटन इन द मैनिफेस्टो, सो द स्पीचेस वर कंप्लीटली डिवॉइड फ्रॉम द मैनिफेस्टो। मैं जो बोलूंगा, हो सकता है कुछ लोगों जो देख रहे हो सकता है मुझे ट्रोल ही कर दें। मुझे लगता है 2019 में कांग्रेस के जो नेता थे जो ट्रांसलेट करते हैं, वो पहले से ही हार टू एक्सटेंड मान चुके थे। हाँ। कि हम जीत तो नहीं रहे हैं, अब इतनी मेहनत करके भी क्या ही मिल रहा है। हाँ। क्योंकि मानिए ना मानिए, जिस हिसाब की ग्रोथ बीजेपी को उस टाइम पे मिली थी, वो सही में नेक्स्ट लेवल थी। मतलब उतना शायद मार्जिन से कभी कोई पार्टी बहुत समय बाद इतने बड़े मार्जिन से जीती थी। तो आई गेस वो ऑन ग्राउंड ऐसा तो है नहीं कि रातों रात चीजें बदल गई हों। वो महीनों से चलता है, सालों से चलता है। एटलीस्ट 2-3-4 महीने पहले सिफोलॉजिस्ट और ऑन ग्राउंड जितने लोग हैं ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं, उन्होंने बता तो दिया ही होगा कि आप जीतने तो वाले ही हैं बीजेपी। तो अब वो भी कहाँ सोच रहे होंगे कि एफर्ट्स मारूं। अच्छा, जो मेरा इसके आगे क्वेश्चन ये था कि मैनिफेस्टो तो चलिए ठीक है, क्या लीगली इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होती है? मतलब अगर हम ईसीआई को देते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देते हैं कि भाई ये हमारा मैनिफेस्टो है, और फॉर एग्जांपल आपकी सरकार आती है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है कि ये सब जो आपने लिखा है पूरा होना चाहिए? नहीं, लीगली कोई अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एक सवाल पे। जब आप बोल रहे थे कि समीकरण बिठाए जाते हैं और बीजेपी ने मुसलमान कहाँ पे रखना है, और बीजेपी ने कई बार पॉपुलर स्पीचेस में और पब्लिक कॉन्वर्सेशन में बोला है कि देखिए ऐसा नहीं है कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं देना चाहते, हम टिकट देना चाहते हैं। हम इसलिए नहीं देखते क्योंकि दिए हैं इन द पास्ट या अभी नहीं दिए हैं, क्योंकि हम इलेक्शन जीतना चाहते हैं। ये सीरियस बिजनेस है, इलेक्शन जीतना है, उसके बाद ही हम सरकार बना पाएंगे, और हमें जीतना है। अगर कोई मुसलमान ऐसा है जो जीत सकता है तो हम बिल्कुल देंगे। तो मेरे दिमाग में जो सवाल अभी आता है, आप मुझे मतलब इसका आंसर शायद आप अच्छे से दे पाएंगे। एक सीट ले लेते हैं अपन हैदराबाद की, असदुद्दीन ओवैसी वहां से खड़े होते हैं, उनके अगेंस्ट में खड़ी होती है माधवी लता, एक हिंदू फेस और एक हार्डकोर मुस्लिम फेस। वोटर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्राइमरली मुस्लिम है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो वहां पे लॉजिकली एक मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी को भी फील्ड करना चाहिए था। तो यहाँ पे तो उनका जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। और क्या अगर बीजेपी वहां पे एक्चुअली मुस्लिम कैंडिडेट फील्ड करती है, मतलब इसके दो क्वेश्चन है, अगर क्या बीजेपी वहां पे एक्चुअली मुस्लिम कैंडिडेट फील्ड करती तो जीतने के चांसेस थे टू अ स्टॉलवर्ड लीडर लाइक ओवैसी, जो कि उस सीट में दशकों से बैठे हैं, क्योंकि वो उनके पिताजी सब वहीं के। हाँ, तो ये दो पार्ट में सवाल है। नहीं, लेकिन इसके भी दो आंसर हैं, दोनों, एक बड़ा आंसर, एक छोटा आंसर। पहला तो ये कि जो पॉलिटिकल पार्टी टिकट देती है वो क्यों देती है? जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल पार्टी प्रोफेशनल यूनिट है, एक पॉलिटिकल फर्म के रूप में वो काम करती है, उसको जीतना है इलेक्शन। तो ये कहना कि बीजेपी सिर्फ इस कंसिडरेशन से वोट करती, टिकट डिस्ट्रीब्यूट करती है कि उसको जीत मिल जाएगी और पार्टियां नहीं करती तो गलत है। सभी पार्टियां इसी तरह से करेंगी। लेकिन सभी पार्टियां या मुसलमानों को जब टिकट दिए जाते थे, तो हम इस बात को छोड़ देते हैं, हम थोड़ा और पीछे चलते हैं, तो क्या वाकई में मुसलमानों को टिकट दिए जाते थे सिर्फ इसलिए कि हमें माइनॉरिटीज़ को रखना है? नहीं भाई, अगर हम आज़ाद हिंदुस्तान में देखें तो सबसे बड़ा कंसिडरेशन जिसको हम प्रोफेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं, उसकी पहली शर्त ये है कि आप ऐसे आदमी को दो जो चुनाव जीत सके। सही बात है ना? शायद यही वजह रही होगी कि मौलाना आज़ाद को भी रामपुर से
आपने टिकट दिया ताकि वो वहाँ से जीत जाए, मुस्लिम बहुल है। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि आप हमेशा कास्ट और रिलीजन के कंसिडरेशन के हिसाब से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने टिकट दिए हैं तमाम, है ना। तब आप मुसलमान को कैसे अकोमोडेट करते थे? तो उसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनाइए कॉन्स्टिट्यूएंसी का जहाँ पर कि मुसलमान भी हों और दूसरे भी हों, और जो विनिंग कॉन्फ़िगरेशन बन जाए। कांग्रेस ऐसा करती थी, दलितों का, मुसलमानों का और पिछड़ों का एक, जैसे ये इसे खाम कहा जाता था गुजरात में। गुजरात में ये था कि भाई जो ओबीसी है, मुसलमान है और दलित है, उसका कॉन्फ़िगरेशन बना के कांग्रेस ने बहुत सालों हुकूमत की है गुजरात में। ठीक है। और इसी वजह से कांग्रेस इन्हीं तीन में से ही निकाल कर अपने उम्मीदवार देती थी, और आइडियोलॉजी भी सुरक्षित रहती थी कांग्रेस की। ओके, तो मोस्टली जो तो कांग्रेस के मुसलमान एमपी से वो गुजरात से आते होंगे। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सारे मुसलमानों को टिकट इस वजह से दिया जा रहा है कि हमें मुसलमानों को टिकट देना है। उसका वजह यह है कि कौन सी पार्टी पे कौन सा हमारा समीकरण बैठेगा। ठीक है। ये भी हो सकता है कि वहाँ इन तीनों में से कोई ना हो और कोई किसी ऊंची जात के अपर कास्ट वाले को हमने टिकट दे दिया, और उसकी छवि ऐसी है कि वो इनके लिए काम करने वाला है। तो हमें ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो अपर कास्ट वोट है उसको इग्नोर किया गया हो। कांग्रेस ने भी नहीं किया, कोई भी नहीं कर सकता। तो पहली चीज़ तो ये हमें थोड़ा सा इसको मान के, प्रोफेशनलिज्म पॉलिटिक्स में चलता है, हमेशा चला, लेकिन 1990 से पहले इस चीज़ के जस्टिफिकेशन के लिए एक चीज़ होती थी, आइडियोलॉजी। ठीक है। तो ये जस्टिफिकेशन दिया जाता था कि हम एक आइडियोलॉजिकल वॉर कर रहे हैं। ठीक है। तो इंदिरा गांधी भी 67 के चुनाव में कहती थी कि अगर मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया तो जनसंघ आ जाएगा, जनसंघ आएगा तो हिंदुत्ववादी आएंगे। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि दलितों का, इसका उसका भी किया जाए, समीकरण ऐसा बिठाया जाए। दूसरा, वो ये भी कहती थी हमेशा कि हम देश का विकास कर रहे हैं, तो जब आप विकास की बात करें तो मिडिल क्लास को आप अट्रैक्ट करते हैं। तो आप कन्फिग्रेशन बनाते हैं, सिर्फ वो आइडेंटिटीज़ का नहीं होता, क्लासेस का भी होता है। ठीक है। बीजेपी उस ज़माने में जनसंघ होता था, वो कमज़ोर होता था। तो एक तो ये एक पैटर्न है। अब ये एक तरीका है जिसमें कि मुसलमान सीधे चुनाव जीत कर आएंगे। अब फिर इसमें भी बात आती है, अगर मान लो मुसलमान को टिकट दे दिया तो आप कैसे यकीन से कह सकते हो कि सारे मुसलमान मुसलमान को ही वोट करेंगे? ये भी सही बात है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, नहीं होता ऐसा, नहीं होता। और मुसलमान की, अब हमने भी थोड़े दिन पहले सर्वेक्षण किया है, इसी सवाल को मुसलमानों से पूछा कि आप मुसलमान नेता को कैसे देखते हो, कि जैसे दूसरे नेता को देखते हैं। भाई जितना बदमाश दूसरा नेता है उतना मुसलमान नेता भी है ना। तो सही बात है, वैलिड पॉइंट। तो ये हमारी ज़िंदगी की चीज़ें हैं। ये रिसर्च की सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि हम जो बहुत ज़्यादा लफाजी हमारे पास है उसको हटाकर बिल्कुल देखें कि हम जब आम बातचीत करते हैं कि अरे सारे नेता बदमाश होते हैं, तो क्या मुसलमान नेता को ज़्यादा मानता है? नहीं मानता है। बट एक बायस होगा। नहीं, एक बायस का काम करवाने का, कि मेरा काम कैसे निकलेगा। मान लीजिए मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे कोई काम सरकारी करवाना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं उस समय में काम आता है। लेकिन वो हिंदू के पास ये बायस नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी है। नहीं, हिंदू के पास में कास्ट है। भाई मेरी कास्ट वाला काम करेगा कि तुम्हारी कास्ट वाला काम करेगा? अच्छा, वहाँ दूसरा है। वहाँ दूसरा है। तो इसीलिए जो काम करवाने वाला लॉजिक है, जो कि बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर होता है, बिल्कुल ग्रास रूट के ऊपर होता है, वहाँ पर तो आप चाहते हैं। लेकिन जैसे बड़ा होता जाता है चुनाव, पंचायत में आप चाहते हैं मेरा बंदा जाए, फिर आप जाते हैं म्यूनसिपैलिटी या पंचायत से ऊपर, जब आप विधान सभा वाले इस इलेक्शन में जाते हैं तो थोड़ा दूर हो जाता है, विधायक जी थोड़े दूर हो जाते हैं, और फिर जब एमपी का तो और दूर हो जाता है। तो इसीलिए एमपी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है भाई। एक आदमी औरत के लिए जो कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता है, एमपी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। ये तो हम ऐसे हवा में के ऐसे थोड़ी पॉलिटिक्स है भाई। तो एक तो चीज़ ये, लेकिन मुसलमानों को फिर कहाँ से लाएंगे आप? कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लिए बड़ा ज़रूरी है, कांग्रेस की या इवन बीजेपी के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। बीजेपी के लिए, बीजेपी भी नहीं छोड़ सकती मुसलमानों को। तो एक रूट है हमारे यहाँ, वो है राज्यसभा का। तो मैंने एक राज्यसभा पर एक स्टडी की थी जब मैं राज्यसभा फेलो था 2016 में, और मेरी स्टडी में मैंने ये पाया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़्यादातर, मतलब दोनों में अगर हम देखें लोकसभा और राज्यसभा की तुलना करें, तो मुसलमानों का जो शेयर है राज्यसभा में बहुत ज़्यादा है, 10% है, मतलब मुसलमानों की। हाँ, और यहाँ लोकसभा में वो 4.5-5% के आसपास रहता है। तो यहाँ का कंपनसेशन वहाँ हो जाता है, वहाँ, ताकि आपका इंक्लूसिव कैरेक्टर रहे, आप दिखें।
तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने मुसलमानों को राज्यसभा से लाए हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी, और उसके बाद में ये है कि और पार्टियां, लेकिन बीजेपी भी, बीजेपी के तमाम बड़े मुस्लिम नेता राज्यसभा से आते थे। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया, हरवाना थोड़ी उन्होंने। अब हम आपके दूसरे सवाल पर आते हैं कि भाई बीजेपी को वहाँ से तो एक मुसलमान, हैदराबाद की ओवैसी वर्सेस माधवीलता, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। इस तरह इसलिए सही है कि लॉजिकली तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी जो कंसिडरेशंस हैं वो यही है कि भाई आप कोई मुसलमान ऐसा उतार दो। लेकिन इसका जवाब खुद अमित शाह ने दिया है एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि भाई जिस मुसलमान को हम टिकट देते हैं तो लोग उसको नहीं सपोर्ट करेंगे, वो उसे गद्दार कहेंगे। ऐसा एक इमेजिनेशन जाता है कि जो मुसलमान नेता बीजेपी में हैं वो कम्युनिटी के गद्दार हैं। अच्छा, ऐसा भी एक इमेजिनेशन चाहता है, और इसी वजह से जो पासमानदा आंदोलन है उसको भी ऐसा कहा जाता है कि पासमानदा आंदोलन दरअसल बीजेपी ने हवा दी है, और वो, हालांकि ऐसा नहीं है क्योंकि पासमानदा आंदोलन तो बहुत पहले से चल रहा है, और कांग्रेस और जेडीयू ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उस आंदोलन को मजबूत करने में। उसके 2 एमपी आए राज्यसभा के अंदर, अली अनवर और एजाज अली, ये दोनों जेडीयू से आए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं पर और भाई कांग्रेस ने सच्चा कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करवाया था, जिसने पासमानदा आंदोलन को बहुत मदद की है अपनी लेजिटिमेसी ऑफिशियल दिलवाने में। तो यहाँ पर जो ये सवाल है कि भाई पासमानदा आंदोलन बीजेपी का, ये गलत है। दूसरी बात ये कि अगर अमित शाह ये कहते हैं कि भाई हमारे आदमी को आप जो है वो गद्दार बोलोगे और उसको आप नहीं दोगे, ये भी मुझे बिल्कुल बेसलेस बात लगती है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? आप डिस्कोर्स के लेवल पर हिंदू और मुसलमान करना चाहते हैं। माधवीलता को केवल आप उस तरह मत देखिए कि वो एक हिंदू थी, बल्कि उनके एक्ट भी देखिए कि उन्होंने किस तरह कैंपेन किया। तो वो कैंपेन कतई तौर पे मुसलमानों के लिए नहीं था, वो एक मीडिया स्पेस क्रिएट करने का था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी केवल एक एमपी नहीं है, उनका एक मीडिया प्रेजेंस है। उस मीडिया प्रेजेंस के सामने आपने बहुत ऐसे व्यक्ति को जिया जो कि महिला हैं, एक हिंदू महिला हैं, और वो ड्रामेटिक्स भी जानती हैं। वो इस तरह का मीडिया स्पेस कैप्चर करना जानती हैं जो चुनौतीपूर्ण बन सके। तो कारण वो रहा, और समवेयर डाउन द लाइन दे न्यू कि ये जीतने तो नहीं वाले नहीं जीतने तो नहीं वाले। और देखिए ओवैसी की जो जीत है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझना चाहिए कि ओवैसी की जीत में क्या इसलिए कि मुसलमान ओवैसी को पसंद करते हैं कि वो बहुत ऐसी कोई बात बोल देते हैं और इस वजह से वो इमोशनली, नहीं, बिल्कुल गलत है। जितने लोग हैदराबाद गए हैं उनको वहाँ पर सोशल वर्क देखना चाहिए, जिस चीज़ को सोशल वर्क कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो MIM है, जो इनकी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी AIM है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। इनके MLAs भी हिंदू भी हैं, ठीक है। और इनके जो म्यूनसिपैलिटी के अंदर, मुस्लिम पार्टी नाम तो उसका मुस्लिम है, लेकिन इट्स ए सेकुलर पार्टी। अच्छा, दे कॉल इट सेकुलर, हाँ, ओके, इट्स ए सेकुलर पार्टी। लेकिन ये वो पार्टी है जिसका कि ओरिजिन ज़्यादातर मुसलमान है, ठीक है, और ये मजहबी कामों में भी रही मुसलमानों के। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है इस पार्टी का, वो बहुत सरप्राइजिंग कंट्रीब्यूशन है। ऐसा यूजुअली नहीं होता कि एक पॉलिटिकल पार्टी आमतौर पे न्यूज़पेपर चलाती है, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की जो ट्रस्ट है वो एक चेन ऑफ स्कूल्स चलाती है, मेडिकल कॉलेज चलाती है, इंजीनियरिंग, और मतलब बड़ा रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज चलाती है, वो डेंटिस्ट्री का एक कॉलेज चलाती है, वो एक और है ऐसा ही, एक इंजीनियरिंग का है, डेंटिस्ट्री का है, एक मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल्स हैं, 2 या 3 हॉस्पिटल्स हैं, और एक स्कूल, एक उन्होंने चेन खोल रखा है, चेन ऑफ स्कूल, जिसे ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है। ओके, और वो बिल्कुल ग्रास रूट पर भी काम कर रहा है, वो उनका जो इंस्टीट्यूशंस है। एंड दैट इज नॉट जस्ट अराउंड, नहीं, पूरा उस रीजन में। अच्छा, इसका एक हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री, और क्योंकि हैदराबाद, देखिए, हम नॉर्थ के कॉम्युनलिज्म की नज़र से साउथ को ना देखें, बिल्कुल सही बात है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो सदर्न इंडिया है, वहाँ पर जो है वो एजुकेशन का लेवल हमसे ज़्यादा है। तो हम अपने चश्मे से दक्षिण भारत को दूसरा ऐनक लगाना पड़ेगा, आपको दूसरा ऐनक लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए उनकी जीत को केवल, मैं कभी ये नहीं मानता कि सिर्फ वो हिंदू मुसलमान की वजह से जीत रहे हैं, बल्कि वहाँ पर जो उनका जो काम है,
जिसे रियल सेंस में काम कहा जाता है, या जो उनके ओवैसी का परफॉर्मेंस तो देखिए इसमें पार्लियामेंट में, बट ही वाज द ओनली पर्सन हु वाज टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी पॉलिसी, ही वाज द ओनली पर्सन हु वाज टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिड्यूसिंग ओवैसी टू मुस्लिम, और रिड्यूसिंग फॉर दैट मैटर एनी एमपी टू अ पर्टिकुलर religion is wrong in my view. very well said. I guess इसके साथ हमें चर्चा को एंड करना चाहिए। नहीं मज़ा बहुत आया। बाकी आई गेस फॉर ऑल दोज पीपल हु रियली वांट टू एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि नए भारत में हम कैसे देखते हैं मुसलमानों को, एक पब्लिक नैरेटिव से अलग होके एक रिसर्च ड्रिवन स्टडी को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सिर्फ मुसलमानों या हिंदुओं के लिए नहीं है, पूरे भारत के लोगों के लिए। हाँ, ये बिल्कुल, ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुसलमान का सवाल भारत का सवाल है, ये ज़रूरी है इस बात को मानना। क्योंकि अभी तक क्या हुआ, सच्चर कमीशन रिपोर्ट आया, उसमें उसको पढ़कर एक ऐसा विमर्श क्रिएट हुआ जिसने ये हमें इम्प्रेशन दिया कि ऐसा लग रहा है कि मुसलमान का सवाल सिर्फ मुसलमान का है। देखिए, मुसलमान का सवाल देश का सवाल है, दलित का सवाल देश का सवाल है, हिंदू का सवाल भी देश का सवाल है। सही बात है। तो हमारी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो हमारे तमाम सवालों से है, और सारे सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमको आपस के इन सवालों को मिलकर इनको दुरुस्त करना है, इनको ठीक करना है। नहीं तो फिर ये कि अगर हम, इसीलिए जो गृह युद्ध की संभावना कब होती है, जब आप ये मान लेते हैं कि एक समुदाय सारी समस्याओं की जड़ है, हमें उससे बचना चाहिए, क्योंकि उस समुदाय के जो सवाल हैं वो दरअसल पूरे देश के सवाल हैं। वेरी वेल सेड। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत मज़ा आया, एंड आई रियली होप टू कैच अप विद यू सून अगेन। नई जब किताब आएगी आपकी, ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।